फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस रोल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा, इसमें टोटल 19 क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रॉब्लम 3.2 में। इस वीडियो में जितना हो सकेगा उतना करेंगे और बाकी बचेगा तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे देख लेना। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर प्रॉब्लम 3.2 का आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा तो उसे देख लो, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप प्रॉब्लम कर पाओगे। बिना कंसेप्ट क्लियर हुए आप जो है प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो। प्लीज़ उसे वॉच करो तब यहाँ पे आना। अगर आप उसे देख लियो तो बहुत अच्छी बात है। चलो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन का में दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फाइंड टी सो दैट ए प्लस टी बी इज अ परपेंडिकुलर टू सी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ए बी सी तीन वेक्टर हम आपको दे रहे हैं, आप टी फाइंड कीजिए, ए प्लस टी बी निकालिए, उसके बाद जो है सी से यहाँ पे डॉट कीजिए, मतलब परपेंडिकुलर है सी के, ए प्लस टी बी जो है सी के परपेंडिकुलर है, इसकी सहायता से आप टी का वैल्यू निकालिए। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको गिवन है ए बी सी तीनों वेक्टर आपको गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बोल रहा है कि ए प्लस टी बी निकालिए, तो टी बी ए प्लस टी बी हम निकालेंगे, यानी ए वेक्टर लिखेंगे आई प्लस 2j प्लस 3k, ओके। उसके बाद प्लस टी बी, तो टी, और बी वेक्टर लिखेंगे दिस माइनस आई प्लस 2j प्लस के। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको आई प्लस 2j प्लस 3k इसको एच टी लिख देंगे, और प्लस ये जो है इस टी को अंदर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस टी आई, ओके। टी हो गया और ये आपका 2, और देखो यहाँ पे हो जाएगा 2tj, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा टी के, ओके। अब देखो आई वाला को आई के साथ, ये आई वाला है तो इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, के वाला को ये के साथ, जे वाला को जे के साथ, और टी आई वाले को आई के साथ करेंगे। तो हम जब करेंगे तो देखो यहाँ पे आई है और यहाँ पे माइनस टी आई है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आई कॉमन करेंगे इनमें, तो हम आई कॉमन करेंगे तो यहाँ पाएंगे, यहाँ से 1 मिल जाएगा और यहाँ से हमें टी मिल जाएगा, तो इक्वल टू आई, ओके, ठीक है, इंटू आई, 1 माइनस टी इंटू आई। इस तरह से यहाँ पे दूसरा वाला जे करेंगे तो यहाँ पे देखो 2j है और यहाँ पे 2tj है, तो जे कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 प्लस 2tj, ओके। उसके बाद जो इसमें फ्रेंड्स के वाले में तो के कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपका 3, यहाँ से मिलेगा t, तो यहाँ पे 3 प्लस टी या 3 प्लस टी, ठीक है, इंटू के। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें a प्लस टी बी मिल चुका है। ये अब हमें पता है, दिया है इसमें कि a प्लस टी बी जो है क्या है, परपेंडिकुलर टू सी के परपेंडिकुलर है ए प्लस टी बी जो है सी के परपेंडिकुलर है, यानी कहने का मतलब है ए प्लस टी बी डॉट सी क्या होगा, 0 होगा। जब परपेंडिकुलर होता है वेक्टर तो उनका डॉट क्या होता है, 0 होता है, मैंने थ्योरी में बताया आपको। अब देखो, अब दोनों को डॉट करना है, ए प्लस टी बी को और ये सी वेक्टर को डॉट करना है। तो देखो हम डॉट करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस टी बी लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए प्लस टी बी वैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि यहाँ पे आया था इसको लिख दिया, डॉट सी, तो सी आपका ये वाला है, ठीक है, इसको लिख दिया। अब इसको डॉट करेंगे तो डॉट हम कैसे करते हैं, ये हमने थ्योरी पार्ट में सीखा हुआ है कि डॉट जो होता है सेम नेचर वाले के साथ होता है, आई वाला को आई के साथ होता है, जे वाले को जे के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3i है और यहाँ पे आपका आई वाला देखो, यहाँ पे आई में क्या है 3 है और यहाँ पे 1 माइनस टी है, तो इसको करेंगे तो 1 माइनस टी इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और i इंटू आई क्या होता है, 1 होता है, तो 1 तो लिखते नहीं है, ठीक है। अब देखो प्लस, अब जे वाले को जे के साथ, तो सिंपली देखो जे यहाँ पे जे, तो जे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 2 प्लस टी, ठीक है, 2 प्लस टी इंटू 1 होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया, और ये के वाला तो है नहीं इसमें, देखो के वाला नहीं है, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे के वाला कुछ नहीं तो 0 होगा, इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3t, अब ये प्लस और 2 प्लस 2t इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे t बचेगा, इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इक्वल टू यहाँ पे t इक्वल टू
यहाँ पे टी को इस साइड ले जाओ तो टी इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। ओके सॉरी 5 माइनस टी इक्वल टू 0 और यहाँ पे टी इक्वल टू 5 आ गया। तो टी का वैल्यू फ्रेंड्स 5 आ गया, यही आंसर है इसका। अब फ्रेंड्स इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला में इफ़ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर सो दैट ए एंड बी आर द म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी के, तो आप दिखाइए कि ए बी जो है ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हैं। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो चलो इस कंडीशन को हेल्प से हम प्रूव करते हैं कि ए बी 90 डिग्री पे है। तो ये पहला का दूसरा है। तो चलो लेट करते हैं, मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है a1i प्लस a2j प्लस a3k है, ये हम लेट कर लेते हैं। और बी वेक्टर को लेट कर लेते हैं b1i b2j और प्लस b3k, ये हम लेट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी करते हैं, क्योंकि दिया उसमें ना ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी पहले कर लेते हैं। तो ए प्लस बी मतलब दो फैक्टर को ऐड करना, तो यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए देखो आई वाला को एक साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ ऐड करते हैं। तो a1 प्लस यहाँ पे b1 हो जाएगा इंटू आई, ठीक है। a1 देखो a1 b1 इंटू आई, इस तरह से ये हो जाएगा आपका a2 प्लस b2 इंटू आई। और सेम फ्रेंड्स a3 प्लस b3 इंटू के हो जाएगा, ये आई नहीं फ्रेंड्स ये जे, ठीक है, आई जे के। अब इस तरह से a माइनस बी भी कर लेंगे, a माइनस बी भी दिया है तो a माइनस बी कर लेते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो a1 में से b1 इंटू आई प्लस a2 में से b2 इंटू जे प्लस a3 में से b3 इंटू के। ओके फ्रेंड्स, अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं। तो देखो a1 प्लस b1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a2 प्लस b2 का स्क्वायर और यहाँ पे a3 प्लस b3 का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद अंडर रूट करते हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड। सेम इसी तरह से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे, तो उसको कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया a1 माइनस, ठीक है। अब देखो, अब जो गिवन है कंडीशन उसके अनुसार काम करेंगे। तो गिवन दैट कंडीशन, जो कंडीशन आपका गिवन है तो क्या था गिवन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ओके, ये गिवन था। अब इसी पे हम काम करते हैं। तो जो मैंने निकाला हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी ये वाला और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, इसको रखेंगे, ठीक है। हम इसको इस साइड रखेंगे तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इस साइड और जो ये वाला पार्ट है इस साइड। तो हम इसको लिख रहे हैं पहले ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वाला, तो a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 b2 है, ठीक है ना। ये याद रखना फ्रेंड, ये थोड़ा सा ना मैथ है ना, मैथ में राइटिंग सही नहीं होता यार, क्योंकि उसमें सॉल्व करने होते हैं। तो b3 स्क्वायर हो गया और इक्वल टू आपका a माइनस बी का ये वाला पार्ट हो गया, तो अंडर रूट कर लो। तो a1 माइनस b1 स्क्वायर प्लस a2 माइनस b2 का स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो चलो स्क्वायर करके लिखते हैं, फिर यही चीज़ को रिपीट करते हैं। मतलब सिर्फ ये जो है अंडर रूट को हटा के सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा करेंगे। तो फ्रेंड्स में देखो यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट को हटा दिया, स्क्वायर किया ना दोनों साइड, तो अंडर रूट हट गया, तो ये आपका विदाउट अंडर रूट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड वाला, जो इस साइड वाला है राइट साइड वाला ये पार्ट, इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे। तो जो ये प्लस है सब देखो आगे प्लस है, इसका प्लस है तो इस जगह माइनस हो जाएगा इस साइड। अब देखो इसको इस साइड ले जाना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको इसके साथ अरेंज करना, ठीक है, जो सेम नेचर है। देखो a1 b1 है, a1 b1 है,
A2 B2 है तो A2 B2 है। तो इस तरह से इसको आपस में अरेंज करना, इसको इसके साथ रखना, इसको इसके साथ रखना और इसको इसके साथ रखना। तो हम वही करने वाले हैं, ठीक है। इसको इस साइड ले जा रहे हैं और साथ में रख रहे हैं जो मैचिंग टाइप का है। तो फ्रेंड्स मैंने वही किया है, देखो A1 + B1 - A1 - B1 इस साइड लाया तो ये माइनस हो गया और उसको देखो साथ में ही अरेंज किया है। अब देखो ये साथ में है दोनों, ये साथ में दोनों और ये साथ में दोनों, ओके। अब इसको क्या करोगे, इस स्क्वायर को जो है ब्रेक करोगे, ठीक है। तो जब स्क्वायर को ब्रेक करोगे मतलब A - B का होल स्क्वायर तोड़ोगे और A + B का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो A स्क्वायर यहाँ पे देखो A1 स्क्वायर और A1 स्क्वायर और यहाँ से भी आएगा A1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। देखो यार एग्जाम्पल देखो यार, जैसे कि यहाँ पे A1 B1 है, इतना तो आप समझदार हो यार, ठीक है। -A1 में से B1 है, ठीक है, A1 में से B1 है, तो A1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये B1 का स्क्वायर हो जाएगा और +2 A1 B1 हो जाएगा, इसका कंपोनेंट। अब सेम इसका भी, तो इसका क्या होगा बताओ, इसका हो जाएगा A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और -2 A1 B1 होगा, ओके। अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला जो है ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस जो है इसके अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला देखो, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2A1 B1 है और 2A1 B1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4A1 B1 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है क्या बच रहा है। तो ये जो है स्टार्टिंग में दो कट जाएंगे स्क्वायर होने के कारण, ठीक है, प्लस माइनस कट जाएंगे और बचेगा 4A1 B1। तो यहाँ से फ्रेंड्स मिलेगा आपको 4A1 B1 मिलेगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे A2 B2 है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा फ्रेंड्स, +4A2 B2, क्लियर। यहाँ से देखो, अब देखो A3 B3 है तो यहाँ से भी आपका क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इसी तरह से 4A3 B3 = 0। अब इसमें से 4 कॉमन कर लो, तो 4 कॉमन करके इस साइड भेज दो तो बचेगा इधर A1 B1 + A2 B2 और +A3 B3 = 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो डॉट इनका जो है प्रोडक्ट करने पे डॉट जो है 0 आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जब डॉट करते हैं दो वेक्टर का और वो 0 आता है तो उसका मतलब वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये वेक्टर आपका गिवन नहीं था, हमने लेट किया था, तो ये देखो इन डॉट करते हैं A.B, अगर 0 आ गया तो क्या है, ये जो है आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो A1 B1 और A2 B2 डॉट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं दोनों वेक्टर को डॉट कर रहे हैं और A3 B3 = 0, यही तो आ रहा है, देखो ना यहाँ पे 0 तो आ रहा है। अब यहाँ पे हम डॉट कर रहे हैं, ठीक है, और डॉट कर रहे हैं तो इसको देखो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आया, तो इससे मतलब क्या है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे वी कैन सी दैट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर = 0, इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है सो इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थोड़ा फ्रेंड्स यहाँ पे जो ना हम थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं इसलिए ऐसा लिखावट आ रहा है, और यार मैथ वाले का थोड़ा ये जो राइटिंग सही नहीं होता है, तो इसको आप समझो और जो है आप लिख लो अच्छे से। इस तरह से फ्रेंड्स ये होता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है 0 आ जाए तो समझ जाओ कि वो परपेंडिकुलर है। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया, दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि A वेक्टर डिवाइडेड बाई A² - B वेक्टर डिवाइडेड बाई B² का स्क्वायर होल स्क्वायर पूरा का इक्वल टू A वेक्टर - B वेक्टर डिवाइडेड बाई AB का होल स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो फ्रेंड्स A और B जो आपको छोटा वाला दिया है, एक्चुअल में A वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा वाला ही है यहाँ पे, ठीक है ना, जो छोटा वाला होता है वो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का। तो A का मैग्नीट्यूड A छोटा वाला ही है, B का मैग्नीट्यूड छोटा वाला B है, इस तरह से है। तो इसको हमें प्रूफ करना है, चलो करते हैं इसे। तो देखो फ्रेंड्स यही हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या लेते हैं, पहले क्या, चलो LHS
RHS ला देंगे। तो LHS हमारा है a बाई ए स्क्वायर b बाई बी का स्क्वायर, ये वाला है। तो हम क्या करते हैं, ए नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई बी स्क्वायर ए माइनस आपका ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले का स्क्वायर करो तो ये पावर 4 हो जाएगा इसका, बी के पावर 4, ए के पावर 4 बी के पावर 4। अब फ्रेंड्स हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर है तो बी के पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं ना, फॉर्मूला है। अब ये ए के पावर 4 हो जाएगा, और बी आपका यहाँ पे बी स्क्वायर, बड़ा वाला बी, ठीक है, और माइनस 2ab तो 2b स्क्वायर ए हो गया, और b आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी। ओके, और नीचे बचा ए के पावर 4 बी के पावर 4। चलो ठीक है, अब देखो आगे करते हैं काम। तो देखो फ्रेंड्स सब में देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब में है, देखो इसमें भी आपको अब खोलोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें कहाँ है, तो फ्रेंड्स इसमें है। अब मैंने आपको बताया ना, थियरी पार्ट में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, मैंने बताया कि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, मतलब ए स्क्वायर हो जाता है। तो ए स्क्वायर ऐसे लिखो, तो मैग्नीट्यूड को छोटा वाला से लिखाते हैं, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है आपका, ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे ए स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं बी के पावर 4 स्क्वायर, ये थ्योरी मैंने बताया हुआ, देख लेना उसमें। और यहाँ पे देखो वो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में मैंने दिखाया हुआ है आपको, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जब मैं आपको सिखा रहा था उसमें दिखाया मैंने। तो ए के पावर 4 हो जाएगा, और बी स्क्वायर तो इसको बी स्क्वायर से लिख सकते हैं, माइनस 2b स्क्वायर ए डॉट ए स्क्वायर बी, ए के पावर 4 बी के पावर 4। आप तो कॉमन हो सकता है ना, देखो इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों और इस ऊपर वाले में तीनों में से कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर को निकालेंगे तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे तो सिर्फ यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, माइनस यहाँ से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालते तो बचा यहाँ पे 2a डॉट बी बचेगा। ओके, और नीचे क्या बचा, ए के पावर 4 और बी के पावर 4। ओके, अब क्या करते हैं हम, यहाँ से देखो ये आपका ये जो है 2, यहाँ से 2 कट गया, और ये जो थे हो आपका यहाँ से 2 कट गया, तो नीचे आपका यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, नीचे बचा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचा। अब देखो इसको अरेंज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ओके, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो ए स्क्वायर क्या है एक्चुअल में, कब मैंने अभी बताया क्या ए स्क्वायर क्या है एक्चुअल में, ए डॉट ए है, यानी ए स्क्वायर है बड़ा वाला ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और 2ab लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, तो ए आपका ये हो गया और बी आपका बी हो गया, ए माइनस होगा, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका नीचे वाला स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरा दोनों पे स्क्वायर ही है, ध्यान से देखो तो हम घूम फिर के ये क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देखो यहाँ पे दिखेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं ए माइनस बी इन डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू होल स्क्वायर। तो देखो ये आ गया RHS, प्रूव्ड हो गया, ऐसा ही लाना था हमें, ला दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन देखो, इंटरप्रेट ज्योमेट्रिकली सी माइनस ए डॉट बी माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये हमें ज्योमेट्रिकली दिखाना है, मतलब डायग्राम बना के दिखाना है। तो चलो इसे दिखाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहले इसको समझ लो, उसके बाद इसका डायग्राम आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं।
तो सी माइनस ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये जो ए सी माइनस ए और बी माइनस सी जो वेक्टर बनेंगे इनका डॉट 0 आ रहा है, यानी ये 90 डिग्री पे हैं, दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं आपके सामने। पेन ले लेते हैं दूसरा कलर का, कौन सा ले, रेड। तो देखो, तो यहाँ पे एक लाइन खींचो 10, एक लाइन खींचो 10 और बीच में एक लाइन खींचो, बीच में भी मत खींचो, सिंपली जो है स्क्वायर ही बना डालो, इसको स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर, और इसको इसके साथ खींचो, ठीक है। बीच में एक डायगोनल खींचो, यहाँ से लेके यहाँ के बीच, बस ओके। अब जो है मैंने वेक्टर का फॉर्म के लिए यहाँ पे एरो का साइन दिया, इसको बी वेक्टर बोला और इसको मैंने ए वेक्टर बोला इस लाइन को, और ये जो वेक्टर एच जो जा रहा है डायगोनल इसको मैंने सी वेक्टर बोला, ठीक। अब ध्यान से देखो कैसे आपको सी माइनस ए मिलेगा। तो सी माइनस ए कैसे मिलेगा देखो, तो देखो ए वेक्टर ध्यान से देखो, अगर इस ट्रायंगल में जाओगे, इस ट्रायंगल में जाओगे ए वाला ट्रायंगल, तो देखो यहाँ पे आपको ए वेक्टर दिख रहा है, सी वेक्टर दिख रहा है, तो ये क्या होगा, कैसे आप इसे निकालोगे। तो देखो ये आपको सेम ऑर्डर में, यहाँ पे देखो अगर मान लो मैं जो है इस तरह से ड्रॉ करूँ, अगर फ्रेंड्स मैं जो है इस तरह से इसको एरो बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से एरो बनाया तो ये सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये सी होगा ना। तो दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट सी होगा। तो मुझे ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यानी देखो कहने का मतलब है ये सेम ऑर्डर में, ये वाला सेम ऑर्डर में है, ये कुछ भी होगा, मान लो कि एक्स है, सपोज करो एक्स है, ठीक है, ये एक्स मान लेते हैं, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू आपका सी आएगा, ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। तो हमें जो है एक्स को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड ए को इस साइड बनना होगा, सी माइनस सी हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो ए साइड जाएगा तो सी माइनस सी होगा, तो एक्चुअल में ये क्या है फ्रेंड्स, एक्स एक्चुअल में ए माइनस सी माइनस ए वेक्टर हो गया। अब सेम इसी तरह से हमें ये वाला जो अननोन दिख रहा है, तो इसको किस डायरेक्शन में ड्रॉ करें हम, ये रो किस डायरेक्शन बनाएं। तो देखो फिर से हमें क्या चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, तो बी में से सी को घटाना पड़ेगा, मतलब इस वेक्टर में से मुझे इसको घटाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में मुझे करना पड़ेगा कि जो सी वेक्टर है और सी वेक्टर के ऑर्डर में एक और वेक्टर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं जो है ऐसे करूँगा, ठीक है। देखो दिस सेम ऑर्डर में है, ये उसके अपोजिट ऑर्डर में है। तो ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रायंगल लॉ से इसे मान लो एक्स, सपोज करो इसे एक्स मान लो, इसे एक्स मानते हैं, तो इस सेम ऑर्डर में हो जाएगा। एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बी हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ से सेम ऑर्डर को ऐड करने से थर्ड आपका मिलता है, अपोजिट ऑर्डर में जो होता है। तो इसे एक्स माना मैंने, एक्स प्लस सी इक्वल टू बी, ठीक है। एक्स निकालना है आपको, तो बी माइनस सी, सी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो बी माइनस सी, तो एक्चुअल में हो जाएगा बी माइनस सी। और मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे बना दिया 90, ठीक है। 90 भी बनाना है ना हमें, डॉट जीरो करना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखो सी माइनस ए वेक्टर और बी माइनस सी वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन डॉट जीरो हो सकता है। तो ये डायग्राम ज्योमेट्रिकली मैंने दिखा दिया, बस यहाँ पे 90 डिग्री लिख दो, ओके, काम खत्म। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आप हमें निकालिए जो इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो चलो हम इसे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया वो ए वेक्टर है, उसका कोऑर्डिनेट है 3 -1 और 1, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट दिया वो बी वेक्टर का एजम्पशन कर लेते हैं, तो उसका दिया है -3, 2 और 4। तो हम देखो पहले का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, फिर दूसरे का। तो ए का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा। इसको करोगे तो आप जो है इसको √11 में पाओगे। सेम इस तरह से बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको करोगे फ्रेंड्स तो टोटल आपका 29 आएगा, ठीक है।
अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो ए वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, जो आपको कोऑर्डिनेट देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं डायरेक्शन कोसाइन में, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 11 से डिवाइड कर दो, ये जितना भी है सब में 11 से डिवाइड कर दो, 3/11, ठीक है, माइनस है तो माइनस 1/11, ओके, यहाँ पे कोमा दो, ठीक है, कोमा का यूज़ करो क्योंकि हम डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल रहे हैं। 3/11 1/11 और कोमा आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/11 √11। तो इस तरह से ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए हो गया। इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी निकाल लेंगे, तो बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा, यानी 29 से डिवाइड करना है इसमें, तो -3 डिवाइडेड बाई √29 कोमा 2/√29 और कोमा 4/√29, तो ये हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी मिल गया। तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का मतलब ए लाइन और बी लाइन एक तरह समझ लो, एक लाइन और दूसरे लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल गया, निकाल लिया हमने। अब हमें तीसरा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तीसरे वेक्टर का, तीसरे लाइन का, जो इन दोनों का परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। चलो लेट करते हैं कि भैया लेट करते हैं, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फाइंडिंग लाइन, जो हम लाइन फाइंड करने वाले हैं, फाइंडिंग, ठीक है ना, फाइंडिंग लाइन LMN इज LMN, ठीक है, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फाइंडिंग लाइन इज LMN, तो इसे छोटा वाला है फ्रेंड्स, ठीक है, LMN। तो हम मान लेते हैं कि LMN है उसका डायरेक्शन कोसाइन जिसको हम निकालने वाले हैं, जो इस दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन 11 हो गया। तो ये मान लेते हैं लाइन जो है ये सी वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, सी वेक्टर है, इसे हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस सी वेक्टर, ओके। तब देखो क्वेश्चन में खुद लिखा है ऐसा कि ये जो सी जो वेक्टर है, मतलब सी जो लाइन है वो इन दोनों का परपेंडिकुलर है। तो यानी कहने का फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब इसका कि देखो परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब है सी डॉट ए इक्वल टू 0 होगा और सी बी भी 0 होगा 0 ना। उसने खुद बोला है ऐसा कि ऐसा लाइन निकालो, ऐसा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालो जो इन दोनों का परपेंडिकुलर है। तो पहले वाले का भी परपेंडिकुलर है, दूसरे वाले को भी परपेंडिकुलर है, ऐसा इसने बोल रखा है। तो डॉट 0 होगा ना भैया, परपेंडिकुलर केस में क्या होता है, डॉट 0 होता है। तो सी डॉट ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और सी डॉट बी इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, ओके। तो ए का डायरेक्शन कोसाइन हमारा ए वाला है, बी का डायरेक्शन कोसाइन हमारा ए वाला है और सी का डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या है, LMN है। तब देखो डॉट करते हैं, जैसा इसमें है, जैसा कंडीशन दिया है वैसा काम करेंगे। तो सी डॉट ए पहले करते हैं, तो सी डॉट ए करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट ए, ठीक है, इक्वल टू 0। तो सी आपका क्या है फ्रेंड्स, देखो LMN है, तो एल वाले के साथ, पहले वाले के साथ ये जे वाला है, सॉरी देखो ये एल वाला और ये एम वाला एन वाला, एल वालों को इसके साथ, एम वालों को इसके साथ, एन वालों को इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो एल क्या है, एल इंटू 3/11 और प्लस है तो 1 ये एम होगा ना यार, एम इंटू आपका √11 और प्लस ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा और यहाँ पे होगा प्लस, तो 1/√11 इंटू आपका n हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो √11 को LCM लो और इस साइड पर जो 0 हो जाएगा और ऊपर जो बचेगा उसको लिखो। तो यहाँ से देखो ऊपर क्या बचेगा, नीचे वाला LCM लेकर इस साइड पे तो 0 हो गया, ऊपर इधर बचेगा 3L माइनस M और प्लस N इक्वल टू 0 होगा। इसे इक्वेशन 1 बोलो। अब सेम उसी तरह से सी डॉट बी निकालेंगे। तो सी डॉट बी क्या होगा, देखो L इंटू दिस और M इंटू दिस और N इंटू दिस, तो सी डॉट बी इक्वल टू 0। तो सी डॉट बी इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
3l डिवाइड बाई 29, जो मैंने आपको बताया ना वही चीज़ हम कर रहे हैं। 2l m होगा, l नहीं होगा, l तो लिख चुका है ना यहाँ पे, m 2m डिवाइड बाई 29 और प्लस उसके बाद जो यहाँ पे आपका 4 था, ठीक है, तो 4n डिवाइड बाई 29 इक्वल टू 0। इसको भी अंडर 29 को एलसीएम लेंगे, इस साइड भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका माइनस 3l प्लस 2m प्लस 4n इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 2 बोलो और इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ो तो इक्वेशन 1 हमारा था 3l माइनस m प्लस n इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 आपका ये वाला है तो माइनस 3l प्लस 2m प्लस 4n इक्वल टू 0। तो इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, जोड़ रहे हैं हम इसको, ये कट गया, तो इधर क्या बचा, 2m में से m जाएगा तो m बचेगा इधर, और इस साइड क्या बचेगा, n प्लस 4n इक्वल टू आपका हो जाएगा 5n इक्वल टू 0। ओके, तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा, इस साइड इसको भेजो तो ये हो जाएगा 5n। अब देखो इस 5 को इस साइड लो, माइनस 5 को इस साइड ले लो, तो m इक्वल टू m डिवाइडेड बाई -5 और n कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको जो है पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले में इसको जो है m इक्वल टू -5n को जो है इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 ये है, तो मतलब जहाँ m है वहाँ 5n लिखो। तो देखो यहाँ से हमें देखो मिल गया ना, यहाँ से ये इसको किया मैंने अरेंज, तो m डिवाइड बाई -5 इक्वल टू n बाई n मिला है, लेकिन l अभी यहाँ पे कम ही है, तो l वाला का रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन 1 में m इक्वल टू -5n को रखना पड़ेगा। तो इसमें हम रख रहे हैं 3l माइनस m है, तो m की जगह हमें लिखना है -5n और प्लस n इक्वल टू 0। अब ये 3l हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस 5n और n इक्वल टू 0, तो 3l ये आपका 6n हो जाएगा इक्वल टू 0, और 3l इसको इस साइड भेजो तो ये हो जाएगा -6n और 3 दूनी के 6, ठीक है, तो l इक्वल टू -2n हो गया। ओके, अब इसको देखो क्या करोगे, l को m2 को इस साइड लाओगे तो ये डिवीज़न में -2 हो जाएगा, और n कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ पे देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन a बोलो इसको, और इसे इक्वेशन b बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन a एंड b से, इक्वेशन a और b से देखेंगे तो यहाँ से में देखो मिल जाएगा n1, दोनों में n/1 है, n/1 है, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब दोनों a और b को देखेंगे, मिलाएंगे, तो फाइनली हमारा आएगा l डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू m डिवाइडेड बाई -5 और n डिवाइडेड बाई 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। कैसे डायरेक्शन रेशियो है, तो मैंने डायरेक्शन रेशियो का फॉर्म और डेफिनेशन आपको बताया हुआ है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन के मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी पार्ट में बताया था, एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है उसे डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। तो फ्रेंड्स ये सी का जो है डायरेक्शन रेशियो है, तो हम इसको लिख देंगे इक्वल टू -2 -5 और 1। तो ये सी वेक्टर का, चाहे सी लाइन बोलो चाहे सी वेक्टर बोलो, उसका ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। अब इससे हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो आप वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, जैसे उसका ए और बी का निकाले हो तो सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, क्या हो जाएगा इसका बताओ। तो इसका फ्रेंड्स अंडर रूट 30 आएगा, कर लोगे इसका, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा यार आपको, ऐसे देखो -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको करोगे सॉल्व तो अंडर रूट 30 आएगा सी का मैग्नीट्यूड। अब हम जब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को वेक्टर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका, सी, तो क्या करेंगे, सी वेक्टर को सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा जो आएगा फाइनल आंसर -2 डिवाइड बाई 30 को 30 है, ठीक है, और -5 डिवाइड बाई 30
1 डिवाइडेड बाई 30। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी आएगा, और सी हमारा जो लाइन है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सी का यूज़ करते परपेंडिकुलर मेथड का यूज़ करते हुए ही हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाला है ऐसा। तो इस तरह से यही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो 4th नंबर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर so that a plus b is a perpendicular to a minus b and also calculate the angle between 2a plus b into a plus 2b। अब ये बोल रहा है कि a वेक्टर हम आपको दिए, b वेक्टर आपको दिए, अब हमें दिखाइए कि a प्लस b वेक्टर जो होगा a माइनस b के परपेंडिकुलर होगा, ये दिखाइए। और दूसरा ये काम और कीजिए कि 2a प्लस b और a प्लस 2b इसके बीच जो एंगल बन रहा है उसको भी निकालिए। चलो तो सिंपल है, वेक्टर का यूज़ करके करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है। अब देखो इस पर हम एरो नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर नहीं, ये वेक्टर है। मैंने आपको उसमें बताया हुआ था कि वेक्टर दिखाने का तरीका है कि वो जो कैपिटल लेटर होता है उसमें वेक्टर को दिखाने का तरीका है कि कैपिटल लेटर में बोल्ड होता है, ठीक है, वो बोल्ड होता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि बोल्ड है, ठीक है। अब बार बार इसको दोबारा से हम ये नहीं करेंगे कि तब बोल्ड आपको दिखेगा, दोबारा से पेन चलाएंगे इस पर, इससे बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो इसे मान के चलो कि ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, यानी ये बोल्ड है, ओके। अब a प्लस बी हमें पहले निकालना है, तो a प्लस बी निकालते हैं। दोनों फैक्टर को ऐड करेंगे, आई वाला को एक साथ, जे वाला को जे के साथ, और के वाला को के साथ। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4i प्लस जे माइनस के, ठीक। ऐड कर लेना, सिंपल से जोड़ घटाव तो है। और a माइनस बी भी निकाल लेंगे, और a माइनस बी निकालते हैं, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो आई वाला को एक साथ, जे वाला को साथ, और के वाला के साथ, माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k, ये आपका आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे हो रहा, ये जोड़ घटाव तो आता है ना आपका वेक्टर का। सिंपल से देखो a माइनस बी यहाँ पे जब किए तो यहाँ पे 1 है, 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा, और यहाँ पे 2 और -1 है यहाँ पे, तो 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से a में से b जा रहा, तो b में सब में माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस, इसमें का प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 = 3, और यहाँ पे माइनस होगा तो -3 और -2 = -5। तो इस तरह से होगा। तो चलो अब देखो इसमें से लिखा है कि आप दिखाइए कि a प्लस बी जो है वेक्टर डॉट a माइनस बी = 0 लाना है आपको, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर ऐसा हमें दिखाना है ना। तो देखते हैं a डॉट बी आता क्या है, अभी पता चल जाएगा परपेंडिकुलर है या नहीं। तो a के साथ a प्लस बी को डॉट करेंगे a माइनस बी को, तो a प्लस बी ये रहा और a माइनस बी ये रहा। तो देखो 4i प्लस जे माइनस के लिख लेते हैं, a प्लस बी डॉट -2i प्लस 3j माइनस 5k, ओके। अब डॉट करते हैं, तो आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, तो 4i तो -2i, तो ये हो गया -4 दूनी के 8 हो गया, ओके, 4 दूनी के 8। अब j अब 3, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 1 = 3। अब -1 यहाँ पे -1 और यहाँ पे -5, तो -1 -5 को मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना हो जाएगा, 5 आएगा। अब देखो ये आ गया 8 और ये हो गया 8, ये होगा कट गया = 0, आ गया ना आपका 0। तो इसका मतलब यह है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी करें तो 0 आ रहा है, यानी ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो a प्लस बी हम लिख सकते हैं यहाँ से a माइनस बी, दोनों परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ हो गया क्योंकि डॉट 0 आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एंगल निकालने हैं किसके बीच, तो 2a प्लस बी ये वेक्टर निकालना है, और एक और निकालना है आपको क्या निकालना था यार, a प्लस 2b, a प्लस 2b। तो पहले इसको निकाल लेते हैं ना, 2a प्लस बी को निकालते हैं, यानी जो आपका वेक्टर a है, ये जो वेक्टर है इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और b के साथ जोड़ देना है। तो हम वही काम कर रहे हैं। तो देखो हम पहले क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2i प्लस 4j माइनस 6k, मैंने मल्टीप्लाई कर ली, और b के साथ ऐड करना, तो b वेक्टर लिख लेंगे। तो b वेक्टर आपका है 3i माइनस जे प्लस 2k, 3i माइनस जे प्लस 2k, ओके। अब इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, तो आई वाला के साथ जे वाला को जे के साथ, तो 2i 3i आपका हो जाएगा 5i, और ये आपका 4j, और ये आपका 3k हो जाएगा, 3j, और ये आपका k वाला के साथ -6 में से 2 जाएगा तो ये आपका 4k हो जाएगा।
तो ये आपका निकल गया 2a प्लस बी निकल गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी निकाल लेंगे क्योंकि एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यानी 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस होगा -4 का स्क्वायर। तो इसको कर लो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो इसको टोटल करोगे फ्रेंड्स तो इसमें 50 आएगा, आपका 50 आएगा। ठीक है, और 50 का जो है 5/2 आ जाएगा। अब सेम उस तरह से हम a प्लस 2 भी निकाल लेंगे, दूसरा बोल रहा है ना, तो अभी तो 2 मिलेगा तो हम एंगल निकाल पाएंगे a प्लस 2 भी। तो a प्लस 2 भी, तो पहले a वेक्टर निकलेंगे, तो i प्लस 2j -3 के a वेक्टर हो गया आपका ये, और 2b करना है, मतलब इस वेक्टर में b वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं भाई। तो +6i -2j + 4k हो गया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ। तो हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखो ये तो आपका 2j कट जाएगा, आई वाला बचेगा, तो आई यहाँ पे 7i, 1 + 6 = 7, और यहाँ पे 4 और 3, तो एक आपका कट जाएगा, तो ये आपका k आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, पेज का बचत करते हैं थोड़ा सा। a + 2b का मैग्नीट्यूड तो 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 50, और 50 का 5√2, 5 × √2 आ जाएगा। ओके, तो ये हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, 5 × √2, तो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया और वेक्टर भी निकल गया, 2a + b और a + 2b। अब दोनों को डॉट करते हैं। अब फ्रेंड देखो, अब ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हो कि दो वेक्टर का डॉट क्या होता है। दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा = क्या हो जाएगा, a.b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये हो जाएगा। यही तो है थीटा निकालने का तरीका, यही करने वाले हैं। तो जो हमने अभी जो दो वेक्टर निकाले उन दोनों को डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, cos थीटा = आपका हो जाएगा वेक्टर का डॉट डिवाइड बाई उनका मैग्नीट्यूड का मल्टीपल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2a + b, ये वेक्टर था पहला, दूसरा वेक्टर था a + 2b, इनका मैग्नीट्यूड यानी 2a + b और a + 2b। ओके, तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स 2a + ab वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 2a + ab हमारा वेक्टर आया था 5i + 3j - 4k, और a + 2b आपका आया था फ्रेंड्स, डॉट यहाँ पे लिखेंगे 7i + k, ये 7 है, और इनका मैग्नीट्यूड 2a + b का मैग्नीट्यूड आया था 5/2, और इसका भी वही आया था 5/2, दोनों का सेम आया था मैग्नीट्यूड। अब देखो डॉट कर रहे हैं, आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ। तो आई वाला को आई के साथ करेंगे तो ये हो 7 × 5 = 35। ठीक, 7 × 5 = 35, और जे वाला को जे के साथ, तो देखो जे वाला तो ये नहीं, यहाँ पे जे वाला तो नहीं है, तो जे वाला इसका मतलब 0 है, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -4k, और k वाला है तो -4 और × 1 कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा। और ये देखो दोनों को नीचे को मल्टीप्लाई कर दो तो 50 × 25 हो जाएगा, 50 × 25 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो × 2 आ जाएगा। ओके, 35 में से 4 जाएगा तो ये आपका 31 आएगा, और 25 दूनी की 50 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो आपका cos थीटा = आया 31/50, और थीटा निकालेंगे यहाँ से, तो cos का इन्वर्स आएगा 31/50। ओके, अब आपको इसको काटना है, तो आप जो डिवीज़न कर लो, डिवीज़न जब करोगे तो यहाँ पे cos इन्वर्स फाइनली आपका 0.62 आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये थीटा का मान आ गया, थीटा = cos इन्वर्स 0.62। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, शो दैट 3 कंकरेंट लाइन्स विद डायरेक्टिंग कोसाइन 10
दिस मतलब 3 डायरेक्शन क्वेश्चन आपको गिवन है लाइंस के, उसको कोप्लेनर दिखाना है इफ़ दिस। अगर ऐसा है, कंडीशन ऐसा है, तो दिखाना है कि तीनों लाइन जो है कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है। तो फ्रेंड्स, तो लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट लाइन का जो है, फर्स्ट लाइन का वेक्टर फॉर्म है L1I, उसमें दिया हुआ है L1 M1 N1 पहले का, दूसरे का L2 M2 N2, इस तरह से दिया हुआ है, तब वो चीज़ लिख रहे हैं। तो पहले लाइन को मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर, पहले लाइन को L1I बड़ा और लिखो सब, L1I प्लस M1J प्लस N1K। दूसरे वाले को लिखो सेकंड लिखो यहाँ पे, सेकंड वाले को B बोलो, और B वेक्टर लिखो L2I प्लस M2J प्लस N2K। ओके, C का थर्ड का, ठीक है, थर्ड का लिख रहे हैं, थर्ड लाइन का है L3I प्लस M3J प्लस N3K। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा अगर कंडीशन वो फुलफिल करता है कि कोप्लेनर है तीनों का तीनों, अगर तीनों का तीनों कोप्लेनर है तो ए वाले जो है कंडीशन को बिल्कुल ही फुलफिल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए बी और सी, ठीक है। देखो यहाँ पे एरो का साइन दिया, एरो का साइन नहीं भी देंगे तो समझ लेना कि वेक्टर ही है। आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है तीनों अगर कोप्लेनर है, मतलब दैट मीन्स, तो इसको मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखेंगे ए डॉट पी क्रॉस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगर तीन वेक्टर फ्रेंड्स कोप्लेनर होते हैं, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका कंडीशन सिर्फ एक ही हो सकता है कि दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे वेक्टर का डॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा कंडीशन वो जरूर फुलफिल करेंगे। तो इसके कारण जो है यहाँ पे देखो ए का यहाँ पे लिखेंगे L1I प्लस N1J प्लस N1K, ठीक, और ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बी वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे L2I प्लस M2J प्लस N2K क्रॉस, ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट दे दो, और यहाँ से L3I प्लस M3J प्लस N3K। ओके, इस तरह से हो गया। अब देखो ए क्रॉस है, ए डॉट है, तो जब भी तीन वेक्टर होते हैं तो दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे के डॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इसके कारण जब इसको हम करेंगे फ्रेंड्स, इसको दोनों को क्रॉस करेंगे, यानी बी वेक्टर को सी से क्रॉस करेंगे और फिर उसको डॉट करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, तो उसका इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे देखो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 L3 M3 और N3 इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा लिखेंगे। देखो इसको, ये तो आपका ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया, लेकिन जब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा ही तो हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में तो ये लिखा गया है कि अगर जो है तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो ऐसे कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो देखो मैंने ऐसा कंडीशन ला दिया कि तीन वेक्टर इस तरह से कोप्लेनर है। एक्चुअल में इसने डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया है, और डिटरमिनेंट फॉर्म इसने जो है ये डॉट क्रॉस के फॉर्म से ही लाया है। ओके, तो इस तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं कि तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो ऑफकोर्स इस कंडीशन को ज़रूर फुलफिल करेंगे। जब आप क्रॉस निकालना सीख जाओगे ना, जब मैं नेक्स्ट 3.3 में क्रॉस आपको सिखाऊंगा कि सच वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो उसमें आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में ये कैसे लिखा है। बस अभी के लिए आप इतना समझ लो, इस तरह समझ लो 3.3 का जो क्वेश्चन अभी फ़िलहाल में दे दिया आपको, समझ गया, 3.2 में दे दिया। तो इसको इस तरह से अभी समझ जाओ कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो ये इस कंडीशन को फुलफिल ज़रूर करेंगे। वो ये वाला कंडीशन जो इससे आया है, ए डॉट बी क्रॉस सी से आया है, दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे के डॉट के इक्वल टू ज़ीरो है, इस तरह से आया है।
ओके, इतना लिख दोगे काफ़ी है, एग्जामिनर समझ जाएगा और नंबर भी देगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, फाइंड 6 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, यानी आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है किसका, तो i माइनस 2j प्लस के का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है किसके ऊपर, तो 4i माइनस 4j प्लस 7k के ऊपर। यहाँ पे ऑन कहने का मतलब फ्रेंड्स इसके डायरेक्शन में आपको निकालना है। चलो करते हैं तभी समझ में आ जाएगा यार। तो जो आपका गिवन है उसे लिख लो पहले, जिससे कि जो मान दिया है पहला वाला, जो पहला वाला आपको दिया है जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको ए लेट कर लो, i माइनस 2j प्लस के, ए वेक्टर लेट कर लिया। दूसरा वाला जिसके ऊपर निकालना है ऑन वाला इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 7k, ये लेट कर लो। अब इसको डायग्राम भी बना लो जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाओ। रेड पेन से अच्छा लगता है डायग्राम बनाना, दिखता है क्लियर। तो ये मैंने कर रहा हूँ, ये लाइन खींचा मैंने, यहाँ पे जगह बच जाएगा। पेज बजाना चाहिए, क्यों, क्योंकि पेज जो आता है पेड़ को काटने से बनता है, तो पेड़ को नहीं काटना चाहिए ना, गलत बात है ना ये। तो जितना पेज बचेगा उतना पेड़ कम कटेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से आपका मैंने यहाँ पे बी वेक्टर बना लिया, बी वेक्टर, और इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर है। अब यहाँ से इसको डॉटेड कर दिया, ठीक है, यहाँ से डॉटेड, ठीक है, डॉटेड लाइन खींच दिया, परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया यहाँ से। तो देखो फ्रेंड्स, हमें प्रोजेक्शन किसका निकालना है, ए का निकालना है, किसके ऊपर, तो बी के ऊपर निकालना है। यानी हमें बी का सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए और कुछ नहीं, मतलब उसका डायरेक्शन का यूज़ करें। हमें ये बोला गया है कि एक वेक्टर लो और हमें इस डायरेक्शन में उसका जो है प्रोजेक्शन निकालो, कितना प्रोजेक्शन है उसका। तो बस हमें, तो जिसके डायरेक्शन में हमें चाहिए तो उसका डायरेक्शन कोसाइन ही सिर्फ चाहिए ना। अब जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि इस वेक्टर के इसके ऑन पे चाहे इसके डायरेक्शन पे निकालो, तो उसका जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हमें मिलता है, होता है ना। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए, इसका ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किस पे, ऑन बी पे निकालना है। तो इसका मतलब ये है, फ्रेंड्स कि ए वेक्टर ले लो और बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैंने आपको बताया कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड जब करते हैं, बी वेक्टर को, तो डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है हमें, तो यहाँ से हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट बी, तो एक्चुअल में इसको साथ में लिखेंगे तो ए डॉट बी डिवाइड बाई बी हो जाएगा इस तरह से। तो ए डॉट बी कर लो, मतलब ए वेक्टर को बी के साथ पहले डॉट करो, तो देखो मल्टीप्लाई आई वाला को साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई देखो 4 1 इक्वल टू 4 और -4 इंटू -2 इंटू जब का 4 दूनी के 8 प्लस में, ओके, और क्या आएगा यहाँ से 7 इंटू 1 आपका यहाँ से 7 हो जाएगा। अब यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो देखो बी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा टोटल, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे टोटल आपका 81 आएगा, ठीक है, 16 और 16 और यहाँ पे 7 है ना, 49 और 16 दोनों की 32 और 49 जोड़ोगे तो 81 आएगा। तो इस तरह से 81 आ गया। तो इसको क्या करोगे आप, 81 से जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है √81 लिखोगे, सॉरी 18 लिख दिया मैंने, 81। अब इसको जोड़ो, ये हो गया 8 4 12 और 7 कितना हो गया, 8 4 12 7 19 हो जाएगा और √81 हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 81 तो बाहर आ जाएगा ना, 81 बाहर आ जाएगा ना, 9 81 होता है, तो 19/9 आ गया। तो ये आपका काट दोगे इसको, तो डेसिमल में अगर लिखना है तो इसको 19 को 9 से काटोगे तो ये लगभग 2.11 आएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन किस पे, बी पे, बी वेक्टर पे आ गया 2.11। अगला लास्ट
लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई लोग। अब देखो ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट टाइम मिल जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ। 7th नंबर लास्ट करो। ये है ना 3D है, वेक्टर जेब्रा 3D लेंदी होता है, तो इसमें सारा पूरा ये पूरा आ जाता है यार। तो देखो यहाँ पे 7th करते हैं। 7th हाँ ठीक है। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस 12 4 3, ये कोऑर्डिनेट है किसका? द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन द एक्सिस 12 4 3, फाइंड द लेंथ और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन मतलब एक लाइन का प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 12 है और 4 है और 3 है, तो उस लाइन का लेंथ और डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है। लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो ये कहना क्या चाहता है, अभी समझो, इसको डायग्राम समझाते हैं। अब देखो जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, 3 एक्सिस है, ये रहा, सपोज करो ये एक्स है और ये वाई है, जेड है। तो ये बोल रहा है एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, वो जो है लाइन एक्स एक्सिस पे जो है प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन उसका 12 है, ठीक है। वाई एक्सिस पे 12 कितना है यार, 12 4 3 है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो है 4 है प्रोजेक्शन, और जेड एक्सिस पे फ्रेंड्स 3 है। ये आपको बता रहा है उसके डायरेक्शन में, मतलब प्रोजेक्शन क्या हो, ऑन प्रोजेक्शन, यानी उस कोऑर्डिनेट पे उसका प्रोजेक्शन 12 है एक्स पे, वाई पे 4 है और जेड पे 3 है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको कितना बार बताया कि ऑन जिस पर आता है मतलब जिसके ऊपर आपको निकालना होता है पोर्शन, मतलब उसका सिर्फ डायरेक्शन लेना होता है। तो जेड के डायरेक्शन में जो है 3 है, वाई के डायरेक्शन में 4 है और एक्स के डायरेक्शन में 12 है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, इसका इस तरह से ये बन रहा है, इसका इस तरह से प्रोजेक्शन बन रहा है एक्स वाई जेड में। तो एक्चुअल में क्या कहने का मतलब है इसका, एक्चुअल में यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये लाइन का वेक्टर मिल जाएगा हमें। कैसे? तो देखो एक्स में एक्चुअल में चला है ये, एक्स एक्चुअल में 12 चला है, वाई में 4 चला है और जेड में आपका 3 चला है। तो एक्स वाई जेड हमें तीनों मिल जाएंगे। तो यहाँ से इस वेक्टर का तीनों मिल जाएगा यहाँ पे। तो पहला मिल जाएगा 12 4 और 3, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट दिया है ये इस लाइन का, जिस लाइन का हमें लेंथ और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, उसका एक्चुअल में घूम फिर के क्या दिया है आपको, कोऑर्डिनेट दिया है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनते जाओ। क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसने खुद बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमारा पोजीशन ऑफ लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना, तो 12 4 और 3 दिया है, एक्स पे 12 वाई पे 4 और जेड पे 3। दैट मीन्स, इसका कहने का मतलब है दैट मीन्स कंपोनेंट ऑफ लाइन, जिस लाइन का हमें लेंथ और को डायरेक्शन कोसाइन निकालना, उसका कंपोनेंट दिया है घूम फिर के, वो कंपोनेंट ऑफ लाइन आर डिवाइडेड ऑन किस पे, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस छोड़ के किसी और पे देता तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता, उसने खुद बोल दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो डिवाइडेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। जो उसके कंपोनेंट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिवाइडेड है, एक्स में 12 है, वाई में 4 है और जेड में 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट ऑन एक्स पे कितना 12, वाई पे कितना 4 और जेड पे कितना 3, ठीक है। निकल गया यहाँ से एक्स वाई जेड। अब सो वेक्टर, अब वेक्टर फॉर्म में कर देते हैं ना इसको, एक्स पे इतना है, वाई पे इतना है, जेड पे इतना है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं, वेक्टर ऑफ लाइन। तो इस लाइन का वेक्टर देखा जाए, वेक्टर फॉर्म देखा जाए, तो यहाँ से आ जाएगा 12i प्लस 4j प्लस 3k आ गया। अब वेक्टर मिल गया हमें, अब वेक्टर मिल गया तो आराम से हम लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ लाइन का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे भाई, 12 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर कर लो और 3 का स्क्वायर कर लो। जब इसका स्क्वायर टोटल कर लोगे तो बताओ कितना आएगा, स्क्वायर करके ऐड कर लेना, तो स्क्वायर करके ऐड करोगे 169 आएगा, और 169 का तो स्क्वायर रूट होता है जो कि 13 होता है।
तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका लेंथ आ जाएगा 13, ठीक है। अब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, उस वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए करते हैं। बताओ, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो ये रहा मैग्नीट्यूड, हमें निकल गया, अभी मैग्नीट्यूड निकाला ना। लेंथ क्या है, लेंथ तो मैग्नीट्यूड ही है, तो ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को वेक्टर से डिवाइड करेंगे, यानी 12i + 4j3k को 13 से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ, डिवाइड जब कर देंगे तो हमारा रहेगा 12/13, कोमा दे दो 4/13 और 3/13। दिख नहीं रहा होगा यार, अब देखो दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन आ गया आपका, किसका, ऑफ लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आ गया। कोमा डायरेक्शन कोसाइन ऐसे लिखते हैं, कोमा में ही लिखते हैं। अभी मैंने डिवाइड करके आपको सिर्फ दिखा दिया कि ऐसे डिवाइड हुआ है एक्चुअल में, और कोमा में ही डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यही हमें निकालना था, डायरेक्शन कोसाइन और लेंथ ऑफ लाइन निकालना था। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन और लेंथ ऑफ लाइन निकालना था, निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बहुत आसान, बस समझना थोड़ा सा क्रिटिकल था। कभी कभी ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसको पढ़ने पर लगता है कि क्या यार दे दिया उसमें, इतना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में आसान सॉल्यूशन उसका होता है। तो उसको ध्यान समझो, कहना क्या चाहता है, आसानी से कर पाओगे। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि कोऑर्डिनेट दिया है आपका उस पोजीशन ऑफ लाइन का, उसकी हेल्प से आप वेक्टर बना लेना। वेक्टर बना के जो बोल रहा है निकालने को निकाल लेना। जब वेक्टर आ गया तो कुछ भी निकल सकता है। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो अब लेंदी हो रहा है। अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में, जो बच गया है क्वेश्चन, तो यहाँ तक हमने 7 तक किया। टोटल 19 क्वेश्चन, 19 है, तो कितना बच गया, अभी 12 क्वेश्चन बच गए फ्रेंड्स। तो 12 क्वेश्चन देखते हैं अगले पार्ट में होगा आपका, नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स ओके, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।